सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज से जो है केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे और किसी एक स्टूडेंट ने मुझे जो है मेल किया था, ये स्कैन कॉपी है लूसेंट जनरल साइंस वाली, तो उसी से नोट्स जो हैं तैयार किया गया है मेरे द्वारा और वही पढ़ाया जाएगा आपको। तो पूरी लूसेंट को जो है हम यहाँ पर कवर करेंगे और ये नॉर्मल वाली लूसेंट नहीं है, ये साइंस वाली है जो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आता है उसमें। ग्रीन कलर की हिंदी में और आई थिंक येलो कलर की जो है इंग्लिश में रहती है। तो कई कमेंट आए मेरे पास कि केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, कई कमेंट आए मेरे पास कि आप जो है केमिस्ट्री के वीडियोस डालिए डिटेल में। तो ये केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया है, बहुत ही अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, हम पूरी लूसेंट को कवर करेंगे यहाँ पर। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बताता जाऊँगा और आपको याद करवाता जाऊँगा, तो जिससे कि है आप अच्छा तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेसन है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। सबसे पहले हम रसायन विज्ञान को जानेंगे कि रसायन विज्ञान आखिर है क्या, और बाकी चीज़ों को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री एक ऐसी शाखा है, ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी पदार्थ के गुण को, उसके संगठन को, उसकी संरचना को, उसमें होने वाले परिवर्तन और इस प्रकार की जो क्रिया और प्रक्रिया होती है उसके अध्ययन को हम यहाँ पर जानते हैं। तो भैया केमिस्ट्री एक कैसी शाखा हो गई जिसमें हम किसी भी पदार्थ का क्या गुण है, उसका कैसा वो संगठन है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसा संरचना है, उसमें अगर कुछ हम चेंज करते, गर्म करते हैं तो क्या परिवर्तन आता है, उसको ठंडा करते हैं तो क्या परिवर्तन आता है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। उसी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं या रसायन विज्ञान बोलते हैं। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में क्या बोला गया है भैया, रसायन विज्ञान। अब इस शब्द की उत्पत्ति जो है जो है आपका मिस्र, जहां पर पिरामिड है, वहां का प्राचीन नाम जो कि था कीमिया, कीमिया से हुआ है और जिसका अर्थ होता है काला रंग। कीमिया का अर्थ क्या होता है, काला रंग होता है। और जो शुरुआत की बात करें, जब स्टार्टिंग में रसायन विज्ञान के अध्ययन को हम क्या बोलते थे, केमिटिंग बोलते थे। क्या बोलते थे, केमिटिंग बोलते थे। तो ये जो है आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है कि केमिटिंग पहले बोला जाता था। अब अगर हम और थोड़े से रसायन विज्ञान के अंदर की बात करें तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य, नॉट द्रव्य, ये है द्रव्य। तो द्रव्य के संगठन तथा उसके अति सूक्ष्म कणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त द्रव्य के गुण, द्रव्यों में परस्पर संयोग, ऊष्मा, ऊर्जा, प्रभाव, यौगिक संश्लेषण, जटिल मिश्रित पदार्थ, सरल शुद्ध पदार्थ आदि का अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। तो वही चीज में बताया ना कि कोई भी पदार्थ है, अब आपको उसको देखना है कि भाई इसको अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसको तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमको, उसको घिसते हैं तो क्या मिलेगा, उसको पिघलाते हैं तो क्या होगा, उसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा। तो हर चीज का जो है इसमें यहाँ पर अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान में। अब एक पॉइंट जो हाईलाइटेड है भाई, जिसकी भी ये बुक थी, जिसने भी स्कैन करके मुझे भेजा है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छी बुक है और मैंने भी इस बुक से पढ़ा हुआ है, और जो इन्होंने हाईलाइट करके रखा है वो भी ठीक चीज़ें हैं। मेन टॉपिक को जो है इन्होंने अपनी बुक में हाईलाइट करके रखा है। तो ऐसे ही आप क्या कीजिए, जब पढ़िए तो इस बुक को सामने रखिए, जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको हाईलाइट कीजिए। जो मैं बोलूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, तो उसको हाईलाइट कर लो, गोला लगा लो, जैसे भी पेंसिल से करना हो तो वो आप कर सकते हो। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आपको हाईलाइट जरूर करना है। लेवोइसियर या फिर लेवोजियर, ठीक है, लेवोइसियर और हिंदी में है, लेकिन लेवोजियर आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लेवोजियर की बात करें तो आधुनिक रसायन के जन्मदाता या फिर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो तो ठीक है, क्योंकि इन्होंने खोजा होगा, चाहे इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, लेकिन इसको हमको मेजर पॉइंट है कि याद कैसे रखना है। तो भैया इसको आप याद रखोगे लैब से। कैसे याद रखोगे, लैब से। लैब तो है, केमिस्ट्री का मतलब है लैब, और यहां पर भी क्या आ रहा है, लैब आ रहा है ना। तो लैब से याद रखो कि भैया फादर पूछा तो लैब आएगा, लेबोरेटरी आएगा, तो लेबोजियर आपको आंसर लगाना है। तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विज्ञान की शाखा यानी कि रसायन विज्ञान की शाखा। तो मेनली जो है इनको 8 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। पहला है भैया भौतिक रसायन, फिर अकार्बनिक रसायन है, फिर कार्बनिक है, औद्योगिक रसायन, जैव रसायन है, कृषि रसायन है, औषधि रसायन है और विश्लेषिक रसायन यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो अगर हम इसके अंतर्गत बात करें तो देखो भौतिक में क्या होगा, भौतिक में यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाएगा।
अकार्बनिक में अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तत्वों और उनके यौगिक को पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिक को पढ़ेंगे। औद्योगिक रसायन में हम इन चीजों का डिस्कस करेंगे कि जो अभिक्रिया विधि और उसका अध्ययन करेंगे, जो बृहद परिणाम और निर्माण करने से संबंधित नियम होंगे। बायोकेमिस्ट्री में हम जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया का जो है यहाँ पर वर्णन करेंगे और देखेंगे। वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन होता है। एग्रीकल्चर में क्या होगा, कृषि से संबंधित रसायन जैसे जीवनाशु हैं, मतलब जीवाणु के जो नाशक है, कीटनाशु बनाए जाते हैं। मृदा से संगठन, मृदा को कैसे आप अच्छा कर सकते हो, क्या मिलाओगे, खाद वगैरह बनाना, तो कृषि रसायन में हम जानेंगे। औषधि रसायन में भी ये मनुष्य में प्रयोग आने वाली औषधियां और बीमारियों से बचने के लिए दवाइयां जो बनाई जाती है उसका अध्ययन होगा। फिर विश्लेषिक रसायन की बात करें तो इसमें विभिन्न पदार्थ के पहचान, आयतन, मात्रा और अनुपालन किया जाता है। तो इनको जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में पूरा लूसेंट में इसको डिटेल में समझाया गया है, तो हम इन चीजों को पूरा डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो भैया लूसेंट ले ही के बैठे सामने ताकि आप पढ़ाई में मन लगे, या फिर बुक लेके भी बैठ सकते हैं। नोट्स अगर आप लिख सको, सॉरी नोटबुक, तो आप अगर लिख सको नोट्स, तो अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो बुक लेके बैठे लूसेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। भौतिक रसायन, अब उसमें देखिए पहला जो हमने भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत हम बात करते हैं पदार्थों की अवस्था। किसकी बात करेंगे, पदार्थों की अवस्था की हम बात करेंगे। तो पदार्थों की अवस्था के अंतर्गत देखिए क्या दिया गया है कि देखिए मेनली तो हमने पढ़ा है ना, पदार्थ जो है मेनली तीन होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, उसकी अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर हम उसी चीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी गई है कि द्रव्य वह सामग्री है जिसमें भार हो, स्थान ग्रहण करने, जो दबाव डाल सके एवं अवरोध उत्पन्न कर सके, जिसमें जड़ता का गुण हो, जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके, जो विभाजित किया जा सके, और तथा जिसके अस्तित्व का हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सके, उसको हम बोलते हैं द्रव्य। वही चीज हो गई कि भैया जिसको छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिसमें कुछ वजन हो, जिसको आप अगर गर्म करो तो पिघल जाए, या गर्म करो तो टूट जाए, ठंडा करो तो जम जाए बर्फ की तरह, या फिर जो है उसमें कुछ ऊर्जा डालो तो परिवर्तन हो जाए, एक जगह रखा है उसमें आपने फोर्स लगाया तो वो हिल जाए, विभाजित हो जाए। और ज्ञान इंद्रियों का मतलब वही है कि छू सको, महसूस कर सको, देख सको, सूंघ सको, तो उसको हम बोलते हैं द्रव्य। ठीक है, अब द्रव्य के अंतर्गत आता है पदार्थ, सब्सटेंस आता है। तो द्रव्य के विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो द्रव्य जो है, द्रव्य के विभिन्न प्रकार के यहाँ पे पदार्थ होते हैं। कई पदार्थ जो होते हैं विशेष प्रकार के होते हैं, कई उसमें मतलब अलग प्रकार का गुण पाया जाता है जिस कारण से वो विशेष हो जाता है, और कुछ पदार्थ जो होते हैं नॉर्मल गुण वाले होते हैं, और बाकी सभी में जो है कुछ गुण और उनके संगठन निश्चित होते हैं हर पदार्थ के। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपके पास है कागज, लकड़ी, मिट्टी, लोहा, मोम, जल, दूध, वायु, ऑक्सीजन, संगमरमर, चूना आदि। तो देखिए सबके गुण यहाँ पे अलग है। संगमरमर का गुण अलग है, लोहा का गुण अलग है, मोम का गुण अलग है, जल का गुण अलग है, दूध का गुण अलग है, वायु का गुण अलग है, चूना का गुण अलग है, कागज का गुण अलग है, लकड़ी का भी अलग है, मिट्टी का भी अलग है। तो वही मैंने बताया ना, हर पदार्थ का अपना एक गुण होता है, अपना उसका एक संगठन होता है, उसका कुछ ना कुछ स्पेशल रहता है जिस कारण से वो एक पदार्थ कहला रहा है। कि भैया लोहा एक धातु है तो लोहा का कुछ अलग ही गुण है, इसलिए वो अपने अपने जगह पे अपना उत्कृष्ट है, लोहा है। सोना का अपना ही महत्व है जिस कारण से उसका जो है 10 ग्राम की वैल्यू जो है आपके 30 से 35 हजार रुपए होती है, और वही लोहा आप 30 से 35 हजार में कुंटल भर खरीद सकते हो। तो यही चीजें होती है, सबका अपना अपना गुण होता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि पदार्थ आखिर होता क्या है। अब बात करते हैं वस्तु। पदार्थ देखा, अब हम बात करते हैं वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक पदार्थ या अनेक पदार्थों के मिश्रण से बनने वाले विशेष गुण वाली सामग्री को हम वस्तु बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके पास लोहा था, आपने लोहा को पिघलाया और उससे गेट बना लिया, गेट यानी डोर बना लिया, आपने दरवाजा का गेट बना लिया। तो अब ये गेट जो है एक वस्तु बन गई। क्या बन गई, वस्तु बन गई। आपने लोहा के साथ कुछ और भी मिलाया, फिर लोहे से कुछ और अंगूठी बना ली, तो वो भी एक वस्तु हो गई। यानी कि पहले एक वो मटेरियल है, एक पहले सब्सटेंस, एक पदार्थ है, और उसका आपने कुछ यूज करके, उसको गर्म करके, पिघला के, जैसे भी करके आपने कुछ एक नया पदार्थ बनाया, नया कुछ ऑब्जेक्ट बना लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम वस्तु बोलेंगे। जैसे कि देखिए पुस्तक है, भाई कागज पे आपने प्रिंट करके उसको पुस्तक बनाया तो ये एक वस्तु बन गई। पेंसिल है, लकड़ी और ग्रेफाइट का मिक्सचर कर दिया। नाव बना लिया अपने, वायुयान बना लिया अपने, चाकू बनाया लोहा से, ब्लेड बना लिया, थाली बना लिया, गिलास, पेंट, कमीज, अंगूठी, जो भी आप बनाते हो उसी को जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे बोला जाता है। नोट में देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या लिखा गया है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संसार में सभी वस्तुएं द्रव्यों अर्थात पदार्थों से बनी है। तो ये इसको मैं भी आईएमपी बता रहा हूँ,
इसको आप मार्क कर लो। क्यों? क्योंकि ये जो है कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन आता है, फिल्म इन दी ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि संसार की सभी वस्तुएं द्रव्यों अर्थात खालिस्तान से मिलकर बनी है। तो यहां पर आपको भरना पड़ेगा कि भैया पदार्थ से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? पदार्थ से मिलकर बनी है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो भैया आधुनिक विज्ञान में अगर हम बात करें तो पदार्थ को मुख्य प्रकार से विभाजित किया। तो मेनली जो हमने देखिए तीन चीज पढ़ी है। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में पदार्थ जो होता है ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, उसके बाद प्लाज्मा भी आ गया है। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। कौन सी अवस्था होती है? चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। तो ये भौतिक आधार पे हो गया। और रासायनिक संगठन के आधार पे बात करें तो भैया तत्व है, यौगिक है और मिश्रण है। तत्व का अपना गुण है, यौगिक में भाई दो तत्व मिलके बनाएंगे तो उसका अपना गुण है, मिश्रण में बहुत सारी चीजें मिलके बना सकती है तो उसका अपना गुण है। तो आपको इतना याद रखना है कि भौतिक आधार पे आप ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा में विभाजित कर सकते हो। रासायनिक आधार पे बात करोगे तो तत्व होगा, यौगिक होगा और यहां पर मिश्रण भी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था की बात करें तो भौतिक अवस्था के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया है, मेनली ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था आपको प्लाज्मा भी देखने को मिलेगी। दूसरे शब्दों में पदार्थ इन्हीं तीन अवस्थाओं में मेनली आपको मिलता है। और पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस या उनके अंतर आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर निर्भर करती है। तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है ये चीजें। अभी हम बात करते हैं ठोस की। तो अब देखिए ठोस की अगर हम बात करें यानी सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि ठोस वह पदार्थ की व्यवस्था जिसमें उसका आकार, आयतन निश्चित होता है। यानी कि एक ठोस है, आपके पास कुछ भी ठोस चीज है, जैसे मान लो आप मोबाइल में देख रहे हो तो ठोस है, सॉलिड है, उसका आकार निश्चित है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि तुरंत आपने थोड़ा सा मोड़ा वो चेंज हो गया। उसका आकार, उसका आयतन, उसका शेप सभी कुछ जो है उसका फिक्स है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में अगर आप बात करो तो कुर्सी है, मेज है, ईंट है, पत्थर है, मूर्ति है, दवात है, कलम है, तांबा है, घर है, मकान है, दरवाजा है, आपका चप्पल है, जूता है, माउस है, कीबोर्ड है, सबका आकार निश्चित है। तो इसको आप ठोस बोल सकते हो। जब अब इसके आगे क्या होगा कि जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पृथक्कारी बल से सबल होता है तो पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है। यानी कि अणुओं में आकर्षण बल पृथक्कारी बल से सबल यानी कि अधिक होता है। यानी कि जो बल उसको तोड़ने का काम करता है, पृथक मतलब अलग करना, तो जो बल उसको अलग करने का काम करता है उसको क्या करेगा, वो उससे ज्यादा उसका परस्पर आकर्षण होगा। उनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण होगा वो आप जितना उसमें दम लगा रहे हो उससे ज्यादा आकर्षण रहेगा, जिस कारण से वो ठोस अपनी अवस्था में बना रहता है। तो पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है। इस प्रकार ठोस पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल सबल होगा तथा सबल आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थों के अणु घने रूप में संकुलित होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल समीप होते हैं और उनकी स्थितियां निश्चित होती है। यही चीज मैं बताया कि एक दूसरे से चिपके रहेंगे, आकार निश्चित रहेगा। और अगर हम बात करें इन स्थितियों में इर्द गिर्द ये सिर्फ अपने अंतर आणविक अंतराल में कंपन करते रहते हैं। जो अंतर आणविक उनका बल होता है दो अणुओं के बीच में, वहीं वहीं ये थोड़ा थोड़ा कंपन करते रहते हैं जब तक उन पर कोई बाहर कोई बल नहीं लगाया जाता। और इसी कारण से ठोस पदार्थ का आकार और उनका आयतन निश्चित होता है। ठोस के कण आपस में अत्यधिक निकट होते हैं और इस कारण उन्हें उच्च घनत्व, ये मोस्ट आईएमपी है, उच्च घनत्व और असंपीडितता होती है। वही बात है कि भाई कोई पदार्थ उसके दोनों के बीच में, देखिए मान लीजिए ये है एक पदार्थ, मतलब एक अणु ये है अंदर और एक अणु ये है अंदर, उसके बीच में यहाँ पे गैप ज्यादा है, तो आप इसको कंप्रेस करोगे तो ये हो जाएगा, ये इतनी पास में आ जाएंगे। लेकिन भैया पहले ही से वो एकदम इतने पास में है तो अब इसको क्या कंप्रेस करोगे आप, है ना। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। और उच्च घनत्व भी होता है, डेंसिटी भी हाई होती है। ठोसों में कणों के उच्च क्रम में व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। मोस्ट आईएमपी पॉइंट है ये, इसको आप नोट कर लो, हाईलाइट कर लो बुक में कि ठोसों में कणों के उच्च क्रम में व्यवस्था को क्रिस्टल जालक बोलते हैं। जो उच्च क्रम में व्यवस्था उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। जिसके फलस्वरूप क्रिस्टलों की एक नियमित ज्यामिति आकृति होती है, उसकी जो है जियोमेट्रिकल शेप एक अलग से उसको मिलता है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें कॉपी में या फिर हाईलाइट कर लें। अब हम बात करेंगे द्रव की, बात करेंगे नॉट द्रव्य, द्रव लिक्विड की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो द्रव्य अब देखिए है ठोस जैसा है, लेकिन इसमें क्या होगा कि भैया उनके अणुओं के बीच की दूरी अलग होगी, उसका आकार निश्चित नहीं होगा, अंतर आणविक बल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर होती हैं। तो पढ़ते हैं, देखिए क्या मिल रहा है हमारे पास यहाँ पर कि द्रव पदार्थ जो है, तो पदार्थ की वह अवस्था है कि उसका आयतन
निश्चित होता है, आयतन उसका निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होगा। बनी सी बात है, आप 1 लीटर वाटर लो, उसको एक गोल बर्तन में डालो तो वो गोल हो जाएगा, गिलास में डालो गिलास का शेप ले लेगा, बाल्टी में डालो तो बाल्टी जैसा वो शेप ले लेगा, है ना। तो आकार निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित है, दूध पानी तेल शराब आदि। और द्रव पदार्थ भी सभी स्थितियों में ऊपरी सतह हमेशा समतल होती है। देखिए क्या पॉइंट बोला, ये एक आसान पॉइंट नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्रव पदार्थ की सभी स्थितियों में उसका ऊपरी सतह जो है हमेशा समतल ही रहता है, याद रखिएगा इसको। द्रव पदार्थ को बहने वाला या लिक्विड भी कहते हैं, बहने वाला द्रव, बहने वाला फ्लूइड भी कहा जाता है। द्रव्य पदार्थ में आकर्षण बल पृथककारी बल से कुछ सबल होता है, तो कुछ सबल होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कुछ सबल होता है। तो पदार्थ द्रव अवस्था में रहता है, यानी कि जो आकर्षण बल है उससे जो है पृथककारी बल थोड़ा सा अधिक होता है, जिस कारण से वो द्रव अवस्था में रहता है। इस तरह द्रव पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल ठोस अवस्था की अपेक्षा कमजोर होता है। भाई मैंने बताया ना, ठोस से थोड़ा सा कम होता है। इसी कारण द्रव पदार्थ में अणु कम घने और संकुलित होते हैं और ये गति करने में स्वतंत्र रहते हैं, परंतु ये अणु पदार्थ के अंदर ही इधर उधर गति कर सकते हैं। और द्रव्य जो है पदार्थ ठोस पदार्थ की अपेक्षा दूर दूर रहते हैं, फिर भी इनके बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होती है। अतः द्रव पदार्थ अपना आकार आसानी से बदल सकते हैं, परंतु उनका आयतन नहीं बदलता। आकार बदल लेंगे, आयतन नहीं बदलेगा। इसी कारण द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। तो ये पॉइंट हाईलाइट है, एकदम आपको इसको हाईलाइट करना है और याद भी करना है। द्रव्य पदार्थ का घनत्व गैसों से अधिक किंतु ठोस से कम होता है, तो ये मिडिल में आता है। गैसों से अधिक होगा और ठोस से कम होगा, ठीक है। क्या इसका घनत्व सबसे कम गैस का ही घनत्व होता है। अभी आगे हम अगला पॉइंट जो आने वाला है गैस, उसको हम पढ़ेंगे। बात करते हैं गैस की। तो गैस में क्या है कि गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अब देखिए गैस में क्या हो गया भैया कि उसका आकार भी कोई नहीं है और उसका जो है आयतन भी जो है अनिश्चित होता है यहाँ पर। अब आप थोड़े से गैस को इतने बड़े सिलेंडर में रख लो या 10 लीटर सिलेंडर में रख लो, बहुत कंप्रेस्ड हो जाता है। जैसे देखिए वायु है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सभी गैस है। गैस अवस्था में पदार्थ का ना तो कोई आकार होता है ना ही कोई आयतन होता है। गैस पदार्थ को जिस पात्र में रख दिया जाता है वो उसी आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेता है। गैस का कोई पृष्ठ तल नहीं होता। गैस भी द्रव की भांति एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ढाली जा सकती है, इसी कारण गैस को भी द्रव जैसा बहने वाला द्रव फ्लूइड कहते हैं। जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पृथककारी बल की अपेक्षा काफी कमजोर होता है तो पदार्थ जो है गैस अवस्था में रहता है, और इस तरह गैसीय पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल ठोस एवं द्रव पदार्थ दोनों की अपेक्षा कमजोर होता है। काफी कमजोर आकर्षण बल के कारण गैसीय पदार्थ के अणु ठोस एवं द्रव पदार्थ के आगे इसको देखते देखिए। तो मेनली मैं आपको पढ़ा देता हूं क्या है, बुक में तो बहुत बड़ी डेफिनेशन लिखी ली, इतना कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि गैस के दो अणुओं के बीच में जो उनका आकर्षण बल होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है, जिस कारण से वो एक दूसरे के पास रह ही नहीं पाते, वो दूर भागते हैं एक दूसरों से, क्योंकि बहुत ही कम रहता है और बाहर जो बल उसको मिलता है उससे ज्यादा मिलता है तो दूर हो जाते हैं, जिस कारण से उनका ना कोई आकार है ना कोई आयतन है, जिस कारण से वो है एक रूम में अगर आप 1 लीटर गैस डालते हो तो पूरे रूम में वो फैल जाएगा आपका, है ना, ये चीज होता है। और ठोस और द्रव से वो कम होता है। बस इतनी सी आपको याद रखना है गैस के बारे में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आकार और आयतन कुछ नहीं होता, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और अणुओं की तुलना में देखिए वही एक दूसरे से काफी दूर दूर रहते हैं और संभव दिशा में गति कर सकते हैं, ये चारों तरफ वो गति कर लेंगे, और इस कारण से गैसीय पदार्थ का ना कोई निश्चित आकार। और तो बुक में देखिए वही चीज बार बार घुमा के आपको बोली जाएगी, तो वही मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया कितना ही गैस में याद रखना है, ठीक है। अब जो आगे पॉइंट दिया गया है कि भैया पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। अब पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है, तो एक ही पदार्थ तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में अंगारक्तिक सामान्य होता है। अब देखिए कैसे, ठोस है, जो सॉलिड है आप उसको अगर गर्म करते हो तो वो द्रव बनेगा, पिघलेगा। अब देखिए यहाँ पर अभी हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग के मन में आ रहा होगा नहीं सर कुछ ऐसे ठोस होते हैं गर्म किए सीधे गैस बन गए, तो उनको हम आगे पढ़ेंगे। अभी जितना मैं बुक में दिया है और जितना मैं बता रहा हूँ उसको आप पढ़ते चलो, पूरी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से हम पढ़ लेंगे और बहुत अच्छे से आपको याद भी रहेगा। देखिए तो ठोस है, ठोस को क्या करोगे भैया, जब गर्म करोगे तो वो द्रव बनेगा, और फिर द्रव बनने के बाद और गर्म करते जाओगे तो वो गैस बन जाएगा। फिर उल्टी जब प्रोसेस करोगे कि भैया गैस उसको आप ठंडा करोगे तो वो पहले द्रव बनेगा, द्रव से और ठंडा करोगे तो वो ठोस बन जाएगा। अब इसको हम पानी एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। देखिए कैसे कि द्रव है, मान लीजिए पानी आप यहाँ पे लेते हो, द्रव है।
अब इसको आपने गर्म किया तो ये भाप बना, अब फिर आपने भाप को ठंडा किया तो ये फिर पानी बनेगा, और पानी को अगर और ठंडा कर दो तो ठोस बर्फ में बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। बर्फ से एग्जांपल ले सकते हो, उल्टा कर लो, पानी की जगह बर्फ ले लो। बर्फ लोगे, इसको आपने गर्म किया तो भैया पानी बन गया, पानी को गर्म किया तो ये वाष्प बन गया, फिर वाष्प को ठंडा किया तो ये पानी बना, पानी को और ठंडा किया तो बर्फ बना। तो पानी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। बहुत सारी चीजें, कुछ अपवाद भी हैं, कुछ उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पानी के एग्जाम्पल से आप इसको समझिए। ठीक है, चलिए। तो यहां पर देखिए भैया, केमिस्ट्री का पहला पार्ट खत्म होता है। अब आगे वाला जो पार्ट होगा इसमें हम इस बुक के आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने ठोस द्रव गैस को जाना, आगे हम अणु परमाणु और सभी की प्रकृति के बारे में हम जानेंगे। तो जितना मैंने अभी पढ़ा है इसको आप बुक से रिवाइज करो, अपने नोट्स बनाओ, मेरे वीडियोस देखो, एक बार में नहीं याद हो रहा 2 बार वीडियोस देख लो, बुक से पढ़ो और तैयारी करो। जल्द ही आपको इसका दूसरा वीडियो मिल जाएगा, उसको भी देखो। तो ऐसे करके हम पूरी लुसेंट को ही खत्म कर लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अच्छा लग रहा है तो यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक दो, वीडियोस पे व्यूज करवाओ, तो ताकि उससे मुझे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोस आपको बना पाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।